हरियाणा के यमुना नगर में गैंग वॉर की घटना। बदमाशों ने 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की है। फायरिंग में 2 की मौत, 1 घायल। अस्पताल में घुसकर भी बदमाशों ने फायरिंग की है। तस्वीरें इस फायरिंग की, इस गोलीकांड की सामने आई हैं। 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा राउंड फायर किया है बदमाशों ने। 2 लोगों की मौत हुई है इस फायरिंग में, 1 व्यक्ति घायल हुआ, अभी तक जो जानकारी सामने आई है। अस्पताल में घुसकर भी बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो हरियाणा के यमुना नगर में गैंग वॉर की घटना और बदमाशों ने यहां पर दिन दहाड़े गोलीबारी की है। 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग यहां पर बदमाशों ने की है, जिसमें यह भी जानकारी सामने आई है कि 2 लोगों की मौत हुई है। कौन लोग थे ये, कौन से गुट थे, क्यों यहां पर फायरिंग की गई, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन जो जानकारी है वो ये कि अस्पताल में भी घुसे, वहां भी फायरिंग की, 2 लोगों की मौत हुई है इस गोलीबारी में। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ नजर आ रहे हैं ये बदमाश जिनके हाथों में पिस्तौल है, वो गोलियां चलाते, फायर करते यहां पर नजर आ रहे हैं। सड़क पर फायरिंग की, जहां पर जिस शख्स को गोली लगी वो भी गिरा हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में ये देखिए, ये सीधे इस व्यक्ति को गोली मारते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। सड़क पर निढाल होकर ये व्यक्ति गिर जाता है। कार से निकलते वक्त फायरिंग की जाती है। दूसरा बदमाश आता है, वो भी फायरिंग करता हुआ दिखाई देता है। कई राउंड गोलियां चलाते हैं सड़क पे गिरे हुए शख्स के ऊपर। जैसा आप देख सकते हैं कि इन तमाम अपराधियों के चेहरे भी ढके हुए हैं, मुंह पर उन्होंने टोपी या मास्क लगा रखा है और हाथों में सबके यहां पर पिस्तौल नजर आ रही है। तो बड़ी घटना, बड़ा गैंग वॉर यमुना नगर में ये मामला सामने आया है। तिलक भारद्वाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। तिलक, क्या जानकारी मिल रही है? एक बड़ा गैंग वॉर नजर आ रहा है, 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कैसे ये लोग पूरे घात लगाकर बैठे थे। मैं आपको अगर पूरी घटना का एक्सप्लेन करूं तो ये सुबह 8:30 बजे की घटना थी, जब ये तीनों लोग, जिसमें वीरेंद्र था, पंकज था और अर्जुन, ये लोग जिम पे आते हैं और जैसे ही जिम से बाहर आके अपनी गाड़ी बोलेरो में बैठते हैं, तभी 2 बाइकों पर सवार कुछ लोग थे जिन्होंने अपने मुंह लपेटे हुए थे और चादरें ओढ़ी हुई थी। जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो तुरंत ये लोग सामने आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ की ये घटना है ठीक वहां से 100 मीटर दूरी पर ही पुलिस चौकी है। चौकी एक तरफ पुलिस चौकी है और दूसरी तरफ की ये घटना है, यहाँ पर ये ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। लगभग 100 से ज्यादा राउंड यहाँ पर गोली चली है। अगर तस्वीरों में देखा जाए, जो सीसी फुटेज सामने आई है, उसमें बार बार जो बदमाश है वो पिस्टल में से, माउजर में से जो मैगजीन है बाहर निकालते हैं, उसको लोड करते हैं और फिर चलाते हैं। कहीं ना कहीं ये सोची समझी एक बड़ी साजिश थी, जिसको लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इवन एक इसमें लड़का था जो भागकर अपनी जान बचाने के लिए वहां नजदीकी अस्पताल में घुसता है, लेकिन बदमाश उसके पीछे भी जाते हैं, अस्पताल के अंदर फायरिंग करते हैं। जो कि अंदर हालांकि मरीज पड़े हुए थे, छोटे बच्चे भी थे, लेकिन उनका भी किसी को परवाह नहीं थी। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी और अंदर घुसकर भी इस युवक को गोली मारी है। ऐसे में 2 युवकों की तो मौत हो गई थी, लेकिन तीसरा जो है अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। जी बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें। लॉ एंड ऑर्डर पर भी ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं, जिस तरह से खुलेआम ये गोलीबारी की गई। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। निकले हैं बाहर तो हम नीचे ही थे, बल्कि उस टेम्पल के फायर हुए हैं काफ़ी इनके पास, इनके ऊपर तो काफ़ी फायर हुए हैं। जब बाहर आके देखा तो मतलब वो जा चुके थे। एक वीरेंद्र है, एक अर्जुन है, एक पंकज है। कितने साल से जिम आ रहे थे? काफ़ी समय से आ रहे थे, 2 साल के आसपास हो गए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन हुआ है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के घर के बाहर आज दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। देखिए TV9 संवाददाता सुमंत की ये रिपोर्ट। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर सियासत तेज हो गई है और महिला सम्मान योजना को लेकर जिस तरह से महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कल पब्लिक नोटिस जारी किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आक्रामक है और अब अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त मैं फिरोजशाह रोड पे मौजूद हूं और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का यह आरोप है कि महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इस वक्त कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, आप देखिए कि महिला कार्यकर्ता बैरिकेड्स पे भी चढ़े हुए हैं
और लगातार यहाँ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, क्या मांगे आप लोगों? हमारी यही मांग है कि जो केजरीवाल ने 2 वर्ष पहले बोला था कि पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो सभी बहनों को 1000 रुपए देंगे, लेकिन 2 साल से उन बहनों को 1 रुपया भी नहीं मिला। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव दिल्ली में आए थे तो केजरीवाल जी ने बोला था कि अगर हमारी 7 सीटें आएंगी तो बहनों को 1000 रुपए हर महीने खाते में आएंगे, लेकिन उनकी सरकार आई नहीं। उसके बाद उन्होंने जो विधानसभा के चुनाव होने वाले वो ये स्कीम दोबारा लेके आए हैं कि अगर हमारी सरकार हो ना हो बहनों को 1000 रुपए मिलेंगे और जैसी हमारी सरकार आएगी तो हम उसको दुगना कर देंगे 2100 रुपए। तो ये झूठे जुमले हैं, फ्री की रेवड़ियां है। केजरीवाल किसी को कुछ देने वाले नहीं है। हमारी यही है कि हमें केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है, इस बार भाजपा को लाना है। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, केजरीवाल जी निरंतर 10 साल से दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही कि हम महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान निधि देंगे। क्या उन्होंने दी? नहीं दी ना। फिर कल जो उन्होंने फॉर्म भरे हैं, खुद दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग ये बात कह रहा है कि उन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब भी कोई पॉलिसी बनती है उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है, वो सरकार के पोर्टल पे आती है। ये महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ धोखा है जो वो काट दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार के खिलाफ आज इमामों ने प्रदर्शन किया है। इमामों ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव भी किया। केजरीवाल से आज इमाम की मुलाकात नहीं हो पाई, अब शनिवार की मुलाकात हो सकती है। दिल्ली की सड़क पर उतरे ये वक्फ बोर्ड के इमाम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे इमामों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों के मौलाना और मुअज्जिम इसमें शामिल थे। इनकी मांग है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों इमाम परेशान हैं। उनकी हालत दयनीय हो गई है। 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण वे कर्जे में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और वहीं कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जम्मू में आज भी कटरा के अंदर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की वजह से वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कटरा में रोपवे के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। श्री वैष्णव माता संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद लोगों में गुस्सा है। आज स्थानीय लोग भी इस हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं। विरोध में जगह जगह काले झंडे भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद है। इस बंद के चलते वैष्णो देवी दर्शन के लिए आए लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन और 72 घंटे के बंद के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बंद की अपील करते हुए कहा कि बंद के दौरान कटरा में सभी गतिविधियां निलंबित रहेंगी। कल हड़ताल के दौरान वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। परियोजना का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि रोपवे कटरा के बाजार को बाईपास कर देगा, जिससे तीर्थयात्रियों के आवागमन पर निर्भर हजारों दुकानदारों पर असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि रोपवे शुरू होने से उनकी रोजी रोटी को खतरा हो सकता है। पटना में पिछले कई दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थियों का धरना जारी है। ये अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से परीक्षा रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं। ये छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। बुधवार को अनशन पर बैठे इन अभ्यर्थियों पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सरकार की ओर से उनकी मांगों को अनसुना किए जाने के बाद अभ्यर्थी बीएसपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी बुरी तरह से घायल हो गए। दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग ने
ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ कहा कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी छात्रों की परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने 1 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। हम तो अपील करते हैं सभी छात्र नेताओं से कि आप यदि 4 तारीख के पहले तक नहीं ये स्वीकार करता है तो बिहार बंद करिए। हम अपील करते हैं राहुल गांधी जी से भी कि आप हमेशा छात्रों की आवाज बने हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो ने अपने कर्मचारियों को सांता क्लॉज बनाकर ऑर्डर सप्लाई करने के लिए भेजा, जिस पर इंदौर में हिंदू संगठन ने नाराजगी जाहिर की है। तो कभी दीपावली पे और इस पे राम भगवान और ऐसा स्वरूप करके कभी लोगों के घर जाते हैं क्या अपन? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर अभी कंपनी ने दिया है, जोमेटो ने बोला है। हाँ, क्या कि सांता क्लॉज बनना है यार डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए? यूँ हाँ, किसी किसी को दिया है। ये तस्वीरें इंदौर की है, जहां 1-2 नहीं बल्कि जोमैटो के डिलीवरी मैन ऑर्डर की सप्लाई के दौरान सांता क्लॉज की पोशाक पहने दिखे। ऐसे ही कुछ लोगों को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने रोका और उनकी टोपी उतरवाई। उतारो ये, खड़ो उसको, 1 मिनट खड़ो आप। ये क्या लोगों को मतलब हिंदू बच्चों को अपन ये सांता क्लॉज के लिए क्या संदेश देने यार? उतारो ये टोपी, रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे ये। हाँ, ये जैकेट उतारो। सांता क्लॉज का क्या जरूरी है कि अपन सांता क्लॉज बन के जाएंगे? टोपी उतारने वाले शख्स ने अपना नाम अर्जुन बताया है, लेकिन पोशाक उतारने से पहले अपने मैनेजर को फोन किया। अरे भैया फोन रखो, ये पहले सब कर लेंगे अपन, ये हटाओ जैकेट है। मतलब आप लोगों का, आप व्यक्तिगत आपका जीवन जी रहे हो ना, तो ये सब करो, पर लोगों के घर जा रहे हैं अपन सांता क्लॉज बन के उनको दे रहे। कभी हिंदू त्योहारों पे तो मैंने तुम लोगों को कुछ बनते देखा नहीं आज तक। और इंदौर में निगम कर्मचारियों के साथ बजरंग दल के लोगों ने मारपीट तक की। कहा जा रहा है कि निगम कर्मचारी अवैध बाड़ों को तोड़कर गायों को उनकी गौशाला ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें हैं। आरोप है कि कुछ बजरंग दल के लोगों ने निगम कर्मचारी को लाठी डंडों से पीटा। तस्वीरों में देख सकते हैं मारपीट के दौरान पुलिस पहुंची और निगम कर्मचारी को छुड़ाया। इस हमले में 3 नगर निगम कर्मचारी घायल हुए हैं। इसके बाद भी देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ गाड़ियों को भी निशाना बनाया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बताया जाता है कि नगर निगम की टीम ने अवैध बाड़ों को तोड़कर कई जानवरों को पकड़ा था और उन्हें 2 गाड़ियों में भरकर ले जा रही थी। तभी रास्ते में बजरंग दल के लोगों ने उनकी गाड़ियों को रोक दिया। इसके बाद पुलिस के सामने उन पर लाठियों और पत्थर से हमला किया गया। तोड़फोड़ और मारपीट के इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। 3 नामजद आरोपी हैं और इसके अलावा इनके साथी हैं और पुलिस इसके संबंध में जो भी ये लोग एविडेंस देंगे, तो उनके मोबाइल रिकॉर्डिंग या जो भी व्हाटएवर एविडेंस, उसको गैदर करने के बाद पुलिस के मुताबिक हिंदू संगठन के लोग इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व रहेंगे पुलिस उनकी जांच करेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। चर्च के सामने एक तरफ यीशु को लोग याद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस्कॉन के भक्त कीर्तन में जुटे हुए थे। हरि नाम के ये संकीर्तन की तस्वीरें हैं लखनऊ के हजरतगंज की। बड़ी संख्या में युवा कीर्तन की धुन पर झूम रहे हैं। ये कीर्तन इस मायने में खास है कि ये हजरतगंज के कैथोलिक चर्च के पास की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ लोग क्रिसमस मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस्कॉन मंदिर की कीर्तन मंडली क्रिसमस पर ढोल और नगाड़ों के साथ हरि नाम कीर्तन में जुटी हुई थी। तस्वीरों को देख सकते हैं, कई युवा हाथों में श्रीमद् भगवत गीता भी लिए हुए हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां इस्कॉन से जुड़े लोग सड़कों पर निकले, उनके साथ सनातनी लोग भी जुड़े और फिर ये मंडली कीर्तन पर झूम उठी। लखनऊ को गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है। ये तस्वीरें भी कुछ यही जाहिर कर रही हैं। एक तरफ क्रिसमस मनाते लोग अपने आराध्य यीशु को याद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विश्व के आधार भगवान श्री कृष्ण का लोग संकीर्तन कर रहे थे। और गठबंधन को लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है आम आदमी पार्टी का। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी
आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप संजय जी जिक्र कर रहे हैं, उसमें अजय माकन ने यह भी कहा है कि जो गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक भूल थी। भूल थी तो अपने पार्टी के नेताओं से उसके बारे में बात करें। हमारा तो सीधा ये कहना है, कभी आपने अजय माकन के मुंह से बीजेपी के किसी नेता के लिए ये सुना कि वो एंटी नेशनल है? आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, जिनको 3 बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, 4थी बार उनको भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है? आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? और अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं। उनके गाइड जो हैं वो बीजेपी वाले हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से आप लोग 2 कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं, संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी, इनको चुनाव लड़ने का पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ऐसे सूत्रों से आप लोगों को खबर मिल रही है। क्या ये नहीं दिखा रहा है कि आप लोग इस बात से सशंकित हैं कि ऐसे लोग चुनाव मैदान में आ रहे तो आप लोग हार जाएंगे? देखिए, हमने 2 कैंडिडेट का उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है।
इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी के अगर वोट कुछ कम हो तो भारतीय जनता पार्टी को वो जिता सके, ऐसा उनका प्रयास है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ साठ गांठ कर रही है बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए। और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है। इससे बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैम संदीप दीक्षित का ये कहना है एलजी को शिकायत में कि पंजाब से आप जासूसी करा रहे हैं, पंजाब से जो गाड़ियां आ रही है उनमें पैसा आ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। उनके घर के बाहर पंजाब पुलिस की गाड़ियां घूमती हुई नजर आई हैं और बड़ा आरोप है कि पंजाब के जरिए आप यहाँ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं कि वो किस तरह बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप को बताना पड़ेगा क्या वो भी इस कांग्रेस और बीजेपी की सांठ गांठ में भागीदार हैं। कल अजय माकन ने ये कहा कि मैं कांग्रेस का नेशनल ट्रेजरर हूं और राष्ट्रीय नेता से मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, तो आपको नहीं लगता कि एआईसीसी की तरफ से ये बात कही गई होगी, क्योंकि अजय माकन एआईसीसी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। अब वो 24 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का वक्त हम दे रहे हैं। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है, जो उनकी नेशनल लीडरशिप है, वो इस बारे में फैसला ले कि वो अजय माकन के बयान से सहमत है या असहमत है, और अगर असहमत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। तो बहुत बड़ा आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने और सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही है और 24 घंटे का समय कांग्रेस के आला कमान को उन्होंने दिया है, कांग्रेस नेतृत्व को दिया है कि वो अजय माकन के बयान पर स्पष्ट करे। स्थिति इंडिया गठबंधन को लेकर अब बड़ा सवाल पैदा हो गया है। देखिए, 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन की मांग की है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब का जिक्र हुआ, दिल्ली का जिक्र हुआ, पैसे बांटने का जिक्र हुआ, तमाम आरोपों का जिक्र हुआ जो बीजेपी लगा रही थी। और अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस भी बीजेपी की भाषा बोल रही है। दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराना चाहते हैं। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की कवर स्टोरी पर संभल का जिक्र किया गया। संभल में विवादित स्थलों की खुदाई को सही बताया गया है। सही इतिहास जानना सभ्यतागत न्याय के लिए जरूरी है, यह भी कहा गया। और संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह पर मंदिर मौजूद था, यह भी ऑर्गेनाइजर में कहा गया। और सोमनाथ से संभल तक नाम से लेख इसमें लिखा गया है। इसका जो शीर्षक है वो सोमनाथ से संभल तक दिया गया है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार ऑर्गेनाइजर जो कहा जाता है कि संघ के मुखपत्र की तरह एक मैगजीन है, उसमें सोमनाथ से लेकर संभल तक एक आर्टिकल, एक लेख लिखा गया है जिसमें संभल को लेकर जिक्र किया गया है। संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह पर मंदिर मौजूद था, यह भी कहा गया है। और आइए वर्ड टू वर्ड आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है। जो संघ का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें कहा गया है द क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशन जस्टिस। क्वेस्ट का मतलब होता है एक लंबी खोज की जरूरत है। और ये पूरा आर्टिकल है जिसमें सोमनाथ टू संभल, फ्रॉम सोमनाथ टू संभल, जहाँ जहाँ विवादित स्थल हैं उसकी ज़रूरी है कि उस पर रिसर्च किया जाए, उसकी सच्चाई को पता लगाने के लिए उस पर खोज की जाए। क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशनल जस्टिस, ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि सोसाइटी में पहले क्या हुआ था। ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। मैं थोड़ा पढ़ के आपको बताती हूँ कि क्या कुछ इसमें इस आर्टिकल में लिखा गया है। अमिट्स द cacophony over who was insulted Dr. Ambedkar, even though the historical records clearly indicate how Congress treated the chairman of the drafting committee of the Constitution. Recent developments in Sambal का जिक्र है, have struck a chord with the masses. The issue that started with a petition to survey the Sri Harihar Mandir, now structured as Jama Masjid in the historic town of Uttar Pradesh, is now opening up a new debate. एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। और इसमें लिखा है
about various constitutional rights given to individual and communities. Instead of doing the debate to the Hindu-Muslim question from the pseudo-secularistic prism, we need a same inclusive debate on the quest for civilizational justice based. देखिए, quest for civilizational justice based का मतलब ये है, एक रिसर्च की ज़रूरत है, एक जांच की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी में क्या था। हिंदू मुस्लिम विषय को आगे न बढ़ाते हुए ये ज़रूरी है कि मासेस के बीच में जांच की कि पहले क्या था। इस बात पर डिबेट होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइज़र है, मुखपत्र कहा जाता है, ऑर्गेनाइज़र कहा जाता है इसका, आरएसएस का, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बताना कि फ्रॉम सोमनाथ टू संभल, ये आर्टिकल में कहा गया है, क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशनल जस्टिस। तो आरएसएस का यह मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और इंग्लिश जो वर्जन है ऑर्गेनाइजर, उसका इंग्लिश मुखपत्र है, उसमें यह आर्टिकल आया है। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, एक तो हम समझना चाहेंगे कि इस आर्टिकल के जरिए आरएसएस के विचार को किस तरह से रखा गया है, और ये जो आर्टिकल है इसमें जिस चीज की बात कही जा रही है, जिस सांस्कृतिक न्याय की बात कही जा रही है, वो बात संघ प्रमुख के मंचों से दिए गए हाल के बयानों से कैसे मेल खाती है या कैसे अलग है? देखिए, जो आर्टिकल है वो खुद जो ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर, उन्होंने लिखी है, और इसका जो पूरा अगर आप सार देखें तो इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से शुरू किया गया है, संभल सोमनाथ होते हुए संभल तक पहुंचा गया है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि हिंदू सुप्रीमेसी या हिंदू प्राइड की बात नहीं है, बल्कि जो सांस्कृतिक रूप से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो सिविलाइजेशनल जो गलतियाँ हुई हैं, उसकी जांच होनी जरूरी है और उसकी जांच होनी चाहिए। ये जस्टिफाई करने की कोशिश इस पूरे एडिटोरियल में किया गया है। और निश्चित तौर पे अगर हम सरसरी निगाह पर देखें तो इसमें ये जरूर कहा गया है कि इसको सूडो हिंदू या सूडो सेकुलरिज्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसको एक सिविलाइजेशनल जो नुकसान है उसकी भरपाई के तौर पे, उसकी खोज के तौर पर देखा जाना चाहिए, और इसमें किसी के प्राइड या किसी हिंदू के प्राइड की बात नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि जैसा सर संचालक ने बयान दिया था और उसके बाद संघ से ही जुड़े हुए एफिलिएट कहिए एक तरह से ऑर्गेनाइजर, उसका मुखपत्र कहा जाता है, उसमें इस तरह के आर्टिकल छपता है, तो ये कहीं ना कहीं वैचारिक द्वंद्व दिखाता है। हालांकि अभी तक ऑर्गेनाइजर से इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन ये सर संचालक के उस बयान से अलग जरूर रास्ता दिखाता है। और मैंने जब इस बारे में और बातें बीजेपी में करने की कोशिश की, बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने एक तरह से सर संचालक के उस बात को इंडोर्स किया, और उन्होंने कहा कि ये सिविलाइजेशनल सर्च की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि सामाजिक सौहार्द कहीं से न बिगड़े, और सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अगर जो अन्याय हुआ है पूर्व में उसकी जांच हो रही है तो ठीक है, और इसमें कोर्ट में मामला है चूंकि, तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ बोलना भी उचित नहीं है। बिल्कुल आमोद, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, इसी से जुड़ी एक और अपडेट है। ऑर्गेनाइजर संपादकीय पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, जिसके बारे में आमोद भी बता रहे थे। हम शांति के पक्षधर हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि सौहार्द बिगड़े। और जहां तक सभ्यतागत अन्याय का विषय है, तो ये इस विषय के ऊपर एक सौहार्द बना रहे, ये सामाजिक दायित्व भी है। इसलिए सभ्यतागत अन्याय के ऊपर गर्व करने की भावना से भी बचना चाहिए। और आइए अब आपको मोहन भागवत का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद देश भर में एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे, हे कसं चालेल? हे नाही।
और अब दिल्ली चुनाव से जुड़ी एनडीए खेमे से खबर आपको बताते हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी कुछ सीटें सहयोगियों को दे सकती है। सूत्रों से खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी दिल्ली में एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं। कल एनडीए की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई थी। और आपको बताते हैं कि सहयोगियों से दिल्ली में प्रचार का ये पूरा प्लान क्या है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार, पूर्वी यूपी, झारखंड मूल के करीब 25% वोटर है और पूर्वांचली वोटर्स का करीब 20 सीटों पर प्रभाव है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जेडीयू को दी थी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एलजेपी को 1 सीट दी थी। बीजेपी को नीतीश चिराग की रैली से फायदे की उम्मीद है। दिल्ली में करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय रहते हैं और दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख तेलुगु भाषी भी रहते हैं। नायडू से दक्षिण भारतीय वोटरों को साधने में मदद मिल सकती है। शिंदे के जरिए मराठी वोटर्स को साथ लाने की कोशिश होगी। बीजेपी एनडीए एकजुटता का संदेश देना चाहती है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आनंद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी दिल्ली के प्रचार कार्य में लगाया जाएगा, जो बड़े चेहरे हैं, इसके अलावा और क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? सीटों का जो इक्वेशन होगा, क्या उसमें भी कुछ बड़ा हिस्सा पिछले बार के मुकाबले इन दलों को दिया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ 3 सीटें ही जेडीयू को पिछली बार दी गई थी बीजेपी की तरफ से। जी देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव ने एनडीए ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि झारखंड में एनडीए को सफलता नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र में जो है एनडीए को सफलता मिली। वहाँ एनडीए की भी सरकार है। इसी फॉर्मूले को दिल्ली में आजमाने की अब तैयारी है। और रही बात सीटों की, तो जहाँ एलजेपी है वो 3 से 4 सीटें दिल्ली में चाहती है, तो वहीं जेडीयू भी 4 से 5 सीटें बीजेपी से मांग रही है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि 2 सीटें जो है वो जेडीयू को दी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी जेडीयू को 2 सीटें दी गई थी और इसके अलावा एलजेपी को 1 सीट दी जा सकती है। दरअसल बीजेपी की कोशिश ये है कि जिस तरह से दिल्ली में 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया और सत्ता से बाहर है, तो ऐसे में इस बार बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की सत्ता वापस पाई जाए। और ऐसे में वो एनडीए के सहयोगी जो है उनकी मदद लेने का बीजेपी ने तैयारी कर ली है। और जिस तरह से दिल्ली में अलग अलग तबके के, अलग अलग राज्यों के वोटर्स से अच्छी खासी तादाद में वोटर्स है, तो उस वर्ग के, उस राज्य के वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने एनडीए से सहयोग मांगा है। जैसा कि आपने भी बताया कि जो करीब 20 के आसपास सीटें हैं जो कि दलित वोटर्स को प्रभावित करते हैं, वहाँ पे चिराग पासवान और नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, इनसे चुनाव प्रचार कराया जाएगा। इसके अलावा जो पूरी इन तीनों के जरिए जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उनको भी साधा जाएगा। एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उससे मराठी वोटर्स को साधा जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू की अलग अलग राज्यों के मतदाताओं की संख्या को देखते हुए ये रणनीति बनाई जा रही है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अभी